नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। चलिए बिना समय गंवाए डालते हैं नजर देश दुनिया की बड़ी खबरों पर उससे पहले आप मुझे जरूर बताएं कि क्या आपके इलाके में आज की कोई ऐसी छोटी लेकिन सच्ची खबर है जो देश को जाननी चाहिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में विभिन्न स्कूलों के बच्चों से मुलाकात की है। उन्होंने एक्स पर बच्चों संग मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर कहा, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हें आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना आवश्यक है। बच्चों ने राष्ट्रपति के सामने वंदे मातरम गीत गाया और कविताएं सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने 1951 के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने बिहारी परंपरा में गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जय छठी मैया बोलते हुए अपना भाषण शुरू किया और कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। मैं बहुत विनम्रता से बिहार की महान जनता का आभार जताता हूं। जंगल राज और कट्टा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जब मैं जंगल राज और कट्टा सरकार की बात करता था तो कांग्रेस को बहुत चुभता था, लेकिन अब कट्टा सरकार वापस नहीं आएगी। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के रुझानों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा, यह जनादेश समृद्धि के उस मार्ग का समर्थन है जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहला बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए हृदय से आभार। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। जांच के बीच सुरक्षा बलों ने पुलवामा जम्मू कश्मीर में स्थित उसका घर आईडी से उड़ा दिया है। गौरतलब है, धमाके वाली कार में मिले शव के टुकड़े की डीएनए जांच में पुष्टि हुई है कि वह उमर था और उसने ही घटना को अंजाम दिया था। दिल्ली धमाके के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। अल फलाह को तत्काल प्रभाव से संघ का लोगो हटाने का निर्देश दिया गया है। यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टर मुजम्मिली, शकील, उमर मोहम्मद और शाहीन के तार आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने को लेकर जांच चल रही है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट है। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर शाम 7 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा तेज रोशनी, पटाखे, बैंड, डीजे या तेज आवाज वाले इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। हालांकि यह आदेश राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यूपी ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर दिल्ली ब्लास्ट केस की संदिग्ध डॉक्टर शाहीन की आजीवन सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। प्रांतीय शाखा ने सदस्यता निरस्त करते हुए मामला केंद्रीय आईएमए को भेज दिया है। गौरतलब है, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक में शाहीन गिरफ्तार की गई है।
मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत दाऊद के खास सहयोगी मोहम्मद सलमान सफी शेख को दुबई से भारत डिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान से पूछताछ में कई बॉलीवुड सितारों और राजनेताओं के नाम भी सामने आए हैं। यूपी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों को मिलने वाले कार लोन राशि को बढ़ाया गया है। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के 156 निजी सचिवों को ग्रेड 1 में प्रमोशन देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया में बदलाव हुआ, जिससे अब बुजुर्गों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में बदलाव करते हुए ऑटोमेटिक एनरोलमेंट सिस्टम लागू किया है। अब 60 वर्ष पूरे करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अलग से आवेदन नहीं करना होगा। फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान के आधार पर स्वतः लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। एसएमएस, व्हाट्सएप और कॉल के जरिए सहमति ली जाएगी, जबकि ग्राम पंचायत व सीएससी ऑफलाइन सहायता करेंगे। अयोध्या राम मंदिर को 2023 से 2025 के बीच कई बार आतंकी धमकियां मिली, जिनमें आईईडी और आरडीएक्स से विस्फोट कर मंदिर उड़ाने तथा बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की धमकियां शामिल थीं। ट्रस्ट को ईमेल व कॉल पर धमकियां मिली और कई गिरफ्तारियां हुई। इसमें आईएसआईएस, अलकायदा, जैश और पीएफआई जैसे संगठनों की भूमिका सामने आई। मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। पत्रकार विकी लालवानी ने निधन की पुष्टि की है। बकौल रिपोर्ट्स, कामिनी लंबे समय से उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। कामिनी ने शहीद, नदियां के पार, शबनम, जिद्दी, पारस, नमूना, झंझर, आबरू, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब जैसी फिल्मों में काम किया था। आपका आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार ने केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में खोले गए 200 से अधिक मोहल्ला क्लिनिकों पर ताले जड़ दिए हैं। आप विधायक कुलदीप कुमार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी नेताओं ने कहा था कि कोई जनहितकारी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बंद करके उन्होंने गरीबों का हक छीना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 82.53 किलोग्राम कोकीन जब्त करने के बाद दिल्ली एनसीआर और जयपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कई जगहों पर छापामारी की है। ईडी को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। स्थानीय पुलिस की मदद से सुबह 7 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करी के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के उद्देश्य से की जा रही है। पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद सालूमरदा थिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पर्यावरणविद के निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सालूमरदा ने अपने जीवन में 8000 से भी ज्यादा पौधे लगाए थे और उन्हें मदर ऑफ ट्रीज कहा जाता था। थिमक्का को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 सितंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए हायर एक्ट के विधेयक में आउटसोर्सिंग के लिए फीस पर 25% एक्साइज टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। यह भारत के 280 अरब डॉलर के आईटी, बीपीओ और जीसीसी इकोसिस्टम के लिए खतरा है। भारत के आईटी सेक्टर का 60% से अधिक रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। मध्य प्रदेश सरकार ने नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 दवा कंपनियों के उत्पादन पर रोक लगा दी है। एक कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। यह कदम दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। गोल्डरेज एरोस्पेस ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L-110 स्टेज विकास इंजन सौंप दिया है। गोल्डरेज एरोस्पेस ने गुरुवार को यह घोषणा की। ह्यूमन रेटेड L-110 विकास इंजन को विशेष रूप से उन सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक होते हैं। इस इंजन का उपयोग LVM-3 रॉकेट में किया जाएगा। सेना का
T-90 टैंक दुश्मनों पर और अधिक ताकत से प्रहार कर सकेगा। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइलें खरीदने के लिए सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन बार उन्नत लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलें हैं। इसकी मारक क्षमता अचूक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक में साउथ स्टार उर्वी मुकदन उनका किरदार निभाएंगे, जबकि एक्ट्रेस रवीना टंडन उनकी मां हीराबेन की भूमिका में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी सुनकर रवीना भावुक हो गई थी। यह फिल्म पीएम मोदी के जीवन की यात्रा और उसमें उनकी मां के महत्वपूर्ण योगदान पर केंद्रित होगी। इसरो के चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल 2 साल बाद एक बार फिर चंद्रमा के करीब पहुंचा है। 2023 में लैंडर व रोवर की सफल लैंडिंग के बाद यह मॉड्यूल कक्षा में घूमता रहा और प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण से 2025 में दोबारा चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में लौट आया। इसरो को इससे स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन व ऑर्बिटल मैकेनिक्स से जुड़ा अहम डेटा मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडिटेड वीडियो विवाद पर बीबीसी ने व्हाइट हाउस को पत्र लिखकर खेद जताया है। संस्था ने कहा कि वीडियो का भ्रामक एडिट जानबूझकर नहीं किया गया था। हालांकि बीबीसी ने ट्रंप के $1 बिलियन करीब 8,800 करोड़ के मानहानि दावे को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन लगभग 15,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार यह वेरिजोन के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है, जो उसकी कुल वर्कफोर्स का करीब 15% है। रिपोर्ट के मुताबिक छंटनी अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। रूस ने शुक्रवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल व ड्रोन से हमले किए, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। मेयर विटाली क्लिटस्को के अनुसार कीव में हुए हमले में करीब 11 बहुमंजिला इमारतें नष्ट हुईं और इसमें कम से कम 14 लोग घायल हो गए हैं। बकौल मेयर, हमले से कई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन H-1B वीजा नीति में बदलाव कर ट्रेन एंड रिटर्न मॉडल लागू करने जा रहा है। इसके तहत विदेशी कुशल कामगारों को 3 से 7 साल के लिए बुलाया जाएगा ताकि वे अमेरिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों को दोबारा खड़ा करने की दिशा में है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील उर रहमान 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाले भारतीय महासागर क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे। भारतीय NSA अजीत डोभाल ने उन्हें आमंत्रित किया है। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि देश में चुनाव और जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह फरवरी 2025 में एक साथ होंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अवैध अंग प्रत्यारोपण से जुड़े मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी मधु जय कुमार को ईरान से लौटने पर गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वह आर्थिक रूप से परेशान लोगों को अंगदान के बहाने ईरान भेजता था और ईरानी अस्पतालों में उनके इलाज की व्यवस्था करता था। NIA ने मधु के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में भीषण भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग लापता हैं। बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटा है। भारी बारिश के कारण मिट्टी कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। चेन्नई के पास भारतीय वायुसेना का एक PC-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुई। अच्छी बात यह रही कि दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। पुणे में नवले ब्रिज पर एक मालवाहक ट्रक ने 5-6 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद कई वाहनों में आग लग गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई, वहीं 14 घायल हो गए। बकौल रिपोर्ट्स,
ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। पुलिस ने मृत ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुणे में पशुपालन विभाग की 15 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध तरीके से 33 करोड़ रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी के बाद इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन (ईजीआर) समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने जमीन बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।